हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा सब लोग? बहुत बढ़िया, गुड। तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमको पढ़ना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले एक टर्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर ये कहा जाता है, वो है आपके पास मोमेंटम। जब तक आप मोमेंटम को नहीं जानेंगे तब तक आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मोमेंटम के बारे में कि व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय सिंबल पी। इसका सिंबल होता है पी, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, उसको साथ साथ आप मेरे देख भी लें, आप चाहें तो उसको साथ में लिख भी सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of an object. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो फिजिकल क्वांटिटी बन के आती है उसको बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? देखते हैं फॉर्मूला क्या। स्मॉल p is equal to mass, or we can write momentum। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। किस किस चीज का मल्टीप्लिकेशन? मास एंड वेलोसिटी। इन दोनों चीजों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो मैथमेटिकली वी राइट p is equal to m into v, मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला निकल के आता है मोमेंटम का। स्मॉल p is equal to m into v, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास SI यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? SI यूनिट तो ढंग से देख सकते हैं, मोमेंटम दो चीजों से मिलकर बना है, मास से और वेलोसिटी से। तो देखिए मास क्या और वेलोसिटी क्या है। मास की आपके पास SI यूनिट है kg, और वेलोसिटी की हमारे पास क्या है? वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये होती है, ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी। सो आप किस किस तरीके से इसको ले सकते हैं? आप इसको ऐसे ले सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम और मीटर आपके पास हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर हो गया सेकंड, डिनोमिनेटर में हो गया सेकंड। और वी कैन राइट किलोग्राम मीटर s-1, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पर सेकंड को हम s-1 लिख सकते हैं। ठीक बेटा, राइट, ओके। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास ये है कि हम बात कर रहे हैं कि इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कैसे पता है वेक्टर क्वांटिटी है? अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके फॉर्मूले में जो चीजें आएंगी उनमें से कम एक वेक्टर जरूर होना चाहिए। अब देखते हैं इन दोनों में से कोई वेक्टर है क्या? ये p मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है इसी वजह से मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वेक्टर नोटेशन में अगर इस फॉर्मूले को लिखूं, ठीक है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको डिनोट करने के लिए आप उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा देते हैं। वो एरो आपको बताता है कि डायरेक्शन है। अब ऐसा नहीं कि एरो का निशान इधर की ओर लगा रखा है तो इसका मतलब इधर डायरेक्शन हो जाएगी, नहीं, एरो का साइन होने का मतलब है डायरेक्शन है, और वो किधर है मैटर नहीं करता, बट डायरेक्शन है। ठीक है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म में नोटेशन हो गया। दिस इज द जनरल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये मोमेंटम था आपके पास। अब मोमेंटम हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल क्या होगा देखते हैं। Yes, initial momentum. इनिशियल मोमेंटम इज डिनोटेड बाय सिंबल पी आई। इसको पी के साथ आई लिख दीजिए। पी का मतलब मोमेंटम, आई का मतलब इनिशियल। ओके,
और इसका फॉर्मूला होगा मास इंटू यू, एम यू मीन्स मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली वी हैव फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम के लिए पी एफ यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। P का मतलब मोमेंटम, F का मतलब फाइनल, and this is mass into velocity. That means if it is initial momentum, the formula is mass and into initial velocity, and if the momentum is final, that means PF is equal to mass into final velocity. ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और सीखनी है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इसको कैसे डिनोट करते हैं? चेंज इन मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम डेल्टा पी से। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ट्राइंगल लेता हूं, ये जो ट्राइंगल है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, और कई बार हम इसको डेल बोल देते हैं, डेल, ठीक है। जब भी ट्राइंगल का साइन किसी फिजिकल क्वांटिटी के सामने नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज का मतलब दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, दो चीजों को माइनस कर रहा है, और वो दोनों चीजें जिनको आप माइनस करेंगे वो सेम चीजें होनी चाहिए, यानी मोमेंटम माइनस मोमेंटम, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, फोर्स माइनस फोर्स, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको आप माइनस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास चेंज इन मोमेंटम था डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब मोमेंटम में से मोमेंटम को माइनस करना है। तो किस मोमेंटम में से किस मोमेंटम को माइनस करना है? फाइनल मोमेंटम में से आपको इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इनिशियल मोमेंटम फ्रॉम फाइनल मोमेंटम, दैट मींस pf minus pi, that will give you what? Change in momentum, right बेटा? So this is delta p is equal to pf minus pi, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए मैं आपको इसको पहले से ही बता रहा हूं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मोमेंटम p इक्वल टू mv जो होता है, इसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो आपको सीखने चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये ग्राफ आपको आपकी बुक्स में ना मिले, लेकिन नॉलेज के लिए आपको इसको सीखना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको ढंग से देखिएगा। देखिए बेटा, आपको पता है P का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। जब भी आपको ग्राफ बनाने होते हैं तो आपको प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी होती है, वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद अनदर वन और इन इनवर्स रिलेशन विद अनदर वन। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको देखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करती है, इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज कर रहे हो दूसरी चीज कम होती जा रही है। इफ यू इंक्रीज द थिंग अनदर थिंग डिक्रीजेस, तो ये इनवर्सली होता है। तो अब देखो P इक्वल टू mv है, तो इससे आपको पता लगता है कि P प्रोपोर्शनल टू होता है मास, P प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऊपर ऊपर लिखे, ये अगर न्यूमरेटर, ये अगर ऊपर लिखा और ये भी ऊपर ही लिखा है तो इसका मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली P प्रोपोर्शनल टू V, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर मैं बात करता हूं इन दोनों की कि m और v के बीच में क्या रिलेशन है, तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, और आई एम राइटिंग p प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। अब इनकी कोई कंडीशन है कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन कब कब आते हैं। अगर मैं p और m के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूं तो जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बच गई उसको कांस्टेंट आपको एज्यूम करना पड़ता है। यानी कि p और m के बीच का अगर मैंने रिलेशन लिखा है तो इसमें कौन कांस्टेंट है? इसमें कांस्टेंट है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो p प्रोपोर्शनल टू m होता है। सिमिलरली इफ p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ये दोनों अगर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो तीसरा क्या बच गया? मास बचा। तो मास इस बार कांस्टेंट हो गया इस फॉर्मूले के अंदर। इस रिलेशन में मास को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप m और v की बात कर रहे हैं, तो तीसरी कौन सी चीज बन गई? p बच गया, वो कांस्टेंट।
अब ये तो हमको पता लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी भी वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एम और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे आ गए? तो देखो, अगर P इक्वल टू एम बी था और P को मैं कांस्टेंट कर दूं तो m इंटू बी। अब मैं अगर m को यहाँ पे छोड़ दूं तो v कहाँ पे आएगा बेटा? v तो अपॉन में आएगा ना, और अपॉन में आने का मतलब है m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पूरे कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊं तो मेरे को इसको इनवर्स रिलेशन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कांस्टेंट को अगर आप हटा दें यहाँ से तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन में मास ऊपर है, वेलोसिटी नीचे, दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से रिलेशंस हैं। अब इन्हीं रिलेशन के बेस पर वी हैव सम ग्राफ्स। अब ग्राफ देखो, पहला है P और M का ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास। मोमेंटम और मास के बीच में एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ कैसा है, उसकी शेप क्या बनेगी देखते हैं। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, यानी कि मास बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। पहले ग्राफ समझ लेते हैं। सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ इज बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड ग्राफ इज बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। इफ हियर इट इज मास, इट इज वेलोसिटी, तो इसका ग्राफ आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड व्हेनेवर द ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट गोज डाउन, नीचे जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है ऐसे, दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ। अब मेन बात ये है कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें थी कुल मिला के, मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। इन तीन में से दो चीजों के बीच में ग्राफ बना है, तो जो तीसरी चीज है वो कांस्टेंट रही होगी ग्राफ के अंदर। जैसे मैंने बताया कि P प्रोपोर्शनल टू M इज देयर व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इस वाले ग्राफ में जो नहीं दिख रहा है ना आपको, यानी P दिख रहा है, मास दिख रहा है, बट वेलोसिटी नहीं दिख रही है, तो वो कांस्टेंट रही होगी। दैट मींस हियर वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है फर्स्ट ग्राफ में। इन सेकंड ग्राफ P और B के बीच में ग्राफ है, तो कांस्टेंट क्या हो गया? मास कांस्टेंट हो गया, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन लास्ट, मास एंड वेलोसिटी के बीच में अगर ग्राफ आप खींच रहे हैं तो व्हाट इज कांस्टेंट? P, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है इस ग्राफ में। अब मेन बात है कि इससे कैसे पता लगता है, क्या पता लगता है एग्जैक्टली है क्या? देखो बेटा, जिस चीज का मोमेंटम ज्यादा होता है ना, जब वो कोई चीज टकराती है किसी चीज से तो उसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रक का मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है और बुलेट का मोमेंटम भी ज्यादा है। अब देखो, दोनों चीजों में एक चीज का डिफरेंस है। क्या चीज का डिफरेंस है? बुलेट जो होती है उसका मास कम होता है, अराउंड 40-50 ग्राम की एक बुलेट होती है, ठीक है। अब सोचो कि उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा क्यों होता है। बुलेट को आपने अगर फायर कर दिया किसी वॉल के अंदर तो वॉल में भी वो होल बना सकती है, घुस सकती है उसके अंदर, जबकि आपको पता है कि आप पत्थर भी फेंक के वॉल पे मारोगे तो उसके अंदर घुसेगा नहीं, लेकिन बुलेट घुस सकती है। पत्थर फेंक के अगर आप वुड के ऊपर मारते हो तो उस पर घुसेगा नहीं वो अंदर, एम्बेड नहीं होगा अंदर, लेकिन बुलेट चली जाएगी अंदर। इसका मतलब है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, वो इम्पैक्ट ज़्यादा डालती है। तो जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है इसका मतलब है उसका मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। तो अब सुनिए, मोमेंटम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, मास एंड वेलोसिटी। दोनों में से अगर एक चीज़ कम हो और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो मोमेंटम फिर भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे फॉर बुलेट, बुलेट के लिए क्या है? बुलेट के लिए मास जो है वो तो स्मॉल है, बट वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, इसलिए इसका मोमेंटम आता है लार्ज। स्मॉल चीज को अगर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर लार्ज ही मिलेगा। तो बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ऑल्दो इट्स मास इज लेस बट द वेलोसिटी इज मोर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास किसका? बुलेट का केस हो गया। टेक एग्जांपल ऑफ ट्रक। अब ट्रक में क्या है? ट्रक में उल्टा है, ट्रक चलता धीरे है लेकिन उसका मास ज्यादा है, तो मास इज वेरी लार्ज। आपको पता है ट्रक बहुत भारी होता है ना, कार से तो बहुत ज्यादा भारी होता है। तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम, वो धीरे चलता है। लेकिन फिर भी एक चलता हुआ ट्रक अगर किसी दीवार से टकरा जाए तो दीवार गिर जाएगी ना, पत्थर फेंकने से तो दीवार नहीं गिरती, लेकिन ट्रक से टकरा के दीवार गिर जाएगी। इसका मतलब उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब उसका इम्पैक्ट ज्यादा क्यों हुआ? उसका इम्पैक्ट ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। बिकॉज वी हैव टू थिंग्स इन मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। अब चेक करो, वेलोसिटी तो ट्रक की कम थी
लेकिन मास बहुत ज़्यादा था। तो अगर मास भी बहुत ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी भले कम हुई, तब भी ज़्यादा मोमेंटम बहुत ज़्यादा बनेगा। एंड इफ द मोमेंटम इज लार्ज, इम्पैक्ट इज लार्ज। सिंपल, ठीक है बेटा, राइट। तो ये मोमेंटम का मतलब होता है कि वो कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। अगर मान लो कि आपको दो मैं स्टोन देता हूँ, एक स्टोन 50 ग्राम का था, एक दूसरा स्टोन 50 ग्राम का था, और मैं बोलता हूँ कि आपको स्टोन को सामने ऐसे फेंकना है कि वो अंदर एक होल बना दे, तो आप क्या करेंगे? दोनों स्टोन सेम मास के थे, कब होल बनेगा उसके अंदर? वो तब बनेगा जब एक की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। अगर आप पहले वाले को धीरे फेंकते हैं, टकराएगा, टकरा के गिर जाएगा। दूसरे वाले को मैं बहुत तेज फेंकूंगा, तब जाके वो जाके उसके अंदर होल बना सकता है। हो सकता है होल ना बने, लेकिन एक गड्ढा सा बन जाए वैसे करके, है ना, पूरा ऑलमोस्ट आर पार ना निकले, लेकिन एक छोटा सा पार्ट उसका इस तरीके से हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, या ऐसा हो सकता है जहाँ पर उसका निशान पड़ जाए। तो ये तब हुआ जब आपने सेम मास तो सेम रखा, मास कम था, लेकिन वेलोसिटी बहुत बढ़ा दी, तो मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है बेटा, राइट। तो ये मोमेंटम का कंसेप्ट होता है कि मोमेंटम जब भी किसी चीज़ का ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, और वो 3 तरीके से बढ़ सकता है। मास कम है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम रहेगी, तो भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। मास ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन तीनों तरीके से मोमेंटम बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। दिस इज अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम हमने ढंग से पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि मोमेंटम से रिलेटेड हमारे पास क्या था। विद रिलेशन विद मोमेंटम, इन रिलेशन विद मोमेंटम वी हैव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसी को हम ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ढंग से उसको सुनिएगा, तसल्ली से। ठीक है, yes. So the next thing is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? देखो, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया जैसा वो डिनोट होता है। इनर्शिया जो बताता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। लेकिन न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है, लेकिन ये इनर्शिया के डेफिनेशन में नहीं आता। तो ये डिफरेंस है इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि इनर्शिया ओनली गिव्स द आइडिया अबाउट द इनिशियल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वो स्टेट बदल कैसे सकती है, कब बदल सकती है, उसकी कंडीशन क्या है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। वो ये बोलता है कि रेस्ट वाले को आप मोशन में ला सकते हो, मोशन वाले को रेस्ट में ला सकते हो, लेकिन कब? तब जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। जैसे फर्स्ट लॉ हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया था, सिमिलरली दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी कि मोमेंटम का जिक्र होगा यहाँ पे। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट आप मेरे साथ साथ लिख लें, एंड देन हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप मेरे साथ लिखिए, इसका लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, according to this law, the external force acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum, is directly proportional to the rate of change of momentum of the object, rate of change of momentum of the object। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसका मतलब क्या निकलता है, देखो। मैथमेटिकली व्हाट कैन बी राइट? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो बाहर से लगाया जाए। देखो, दो तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल।
एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है जो आपके ऊपर बाहर से लगे, जैसे मान लो आपको कोई बाहर से धक्का देता है, पुश करता है या पुल करता है, वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। लेकिन इंटरनल फोर्स क्या हुआ, आपके अंदर ही कोई फोर्स लग रहा है। अब कैसे फोर्स लग रहा है, आपके अंदर क्या हुआ कि एसिडिटी हो गई बहुत ज्यादा, अब आपको लग रहा है अंदर से पंच हो रहा है, चुभ रहा है कुछ, गैस्ट्रिक है, गैस इधर से उधर जा रही है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके अंदर वो जो पिन चुभने वाली जो कंडीशन अंदर चल रही है ना बॉडी के अंदर, वो इंटरनल हो गया। लेकिन एक्सटर्नल क्या हुआ, जो बाहर से लगता है। अब आप सोच के देखो, अगर एक बॉम्ब रखा हुआ है, बॉम्ब, और वो ब्लास्ट करता है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा है कि इंटरनल? सोचो, बॉम्ब अगर ब्लास्ट होता है तो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल फोर्स है। क्यों इंटरनल फोर्स? इसलिए है क्योंकि बॉम्ब रखा था ऐसे, उसके अंदर से बाहर की ओर ऐसे करके फोर्स लगा है, इंटरनली फोर्स लगा जिसने उसको पूरा दूर तक बिखेर दिया। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। लेकिन अगर एक बॉम्ब रखा है और उसको मैं पुश करके धक्का दे के आगे लेके जा रहा हूं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया उसके ऊपर। ठीक है बेटा, राइट। तो इंटरनल फोर्स लगता है अंदर से, और एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, जो आपकी बॉडी का पार्ट ना हो, कहीं बाहर से आ रहा हो, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब सोच के देखो कि चाटा जो पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल है? सोचो, एक्सटर्नल है ना। हम बोलते हैं कभी हमारे पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बेसिकली अंदर कोई फोर्स लग रहा होगा, कौन सा है, एक्सटर्नल है कि इंटरनल? इंटरनल। बाहर से किसी ने लगाया ना, अंदर लग रहा है। ठीक है, ओके। तो मैथमेटिकली आप लिखते हैं द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। जब भी किसी डेफिनेशन में रेट वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी, मोमेंटम के चेंज के रेट के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स। अब इसका पहले मीनिंग समझा देता हूं, फिर सॉल्व करते हैं। मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। मीनिंग ये है बेटा कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसका मास था 5, मान लो मास ऑब्जेक्ट का था 5 kg, और वो चल रहा था इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड से। दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हुआ? मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस 5 × 3 इक्वल टू 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीधा सीधा मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करता हूं, मान लीजिए कि आपने अभी तो ये चल रहा था 3 की स्पीड से चल रहा था, 5 इसका मास था। अब आपने क्या किया, आपने इसको धक्का दे दिया बाहर से तेजी से। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उसी डायरेक्शन में आपने उसको पुश कर दिया। अब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, तो मान लो कि इस केस में मास तो ऑब्जेक्ट का 5 kg रहेगा, लेकिन वेलोसिटी जो थी फाइनली वो हो गई 4 मीटर पर सेकंड। इमेजिन कि 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ गई धक्का देने के बाद। ठीक है, अच्छा जो आपने धक्का दिया है फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगा रखा है ना। ओके, तो इस केस में जो मोमेंटम आएगा, इन दैट केस द फाइनल मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी। मास इज 5, वेलोसिटी इज 4, तो फाइनल मोमेंटम इज व्हाट, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक चीज आप मुझे बताएंगे कि पहले तो मोमेंटम आपने जो निकाला है वो 15 है, फाइनल मोमेंटम जो निकाला वो निकाला 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया। और ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आपने बाहर से कोई फोर्स लगाया था। दैट मीन्स इफ यू अप्लाई द फोर्स, उससे फोर्स से होता क्या है, उससे मोमेंटम बदल जाता है। और मोमेंटम में सिर्फ एक ही चीज बदलती है, वेलोसिटी। आप मास नहीं बदलते। कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का था, धक्का लगा के उसको आप 10 kg का नहीं कर सकते, वो 5 kg का ही रहेगा। चेंज क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी बदल गई, तो फिर उससे क्या हुआ, मोमेंटम बदल गया। तो इसलिए फोर्स लगाने के बाद चेंज इन मोमेंटम आता है, मोमेंटम में बदलाव आ जाता है। वही था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टाइम के साथ साथ बदलता रहता है मोमेंटम। अगर धक्का दे दिया तो मैंने, हो सकता है कि पहले 3 की स्पीड थी, फिर 4 हो गई, फिर थोड़ी देर बाद वो 5 हो गई। धक्का देने के बाद डिपेंड करता है, धक्का दिया तो धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ गई, हो सकता है। तो टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ती चली जाती है, तो टाइम के साथ साथ मोमेंटम चेंज होता जाता है। यही था हमारे पास।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलो देखो जी, अब इससे क्या मिलेगा आपको? अब इससे ये मिलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी का सबसे पहले आपको साइन हटाना होता है। किसी भी चीज को अगर सॉल्व करना है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्रोपोर्शनलिटी में कभी सॉल्व नहीं होता, उसको इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो एक बात ध्यान रखना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी रिमूव होगा, जब भी हटेगा, तो दो चीजें आती हैं, एक आता है इक्वल साइन और एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 वैसे कुछ भी हो सकती है। इस केस में क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आप फ्यूचर में कोई भी ऐसा रिलेशन पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वहां के जो आएगा उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जगह पे। कहीं पे 2 हो सकती है, कहीं पे 10, कहीं पे 2 पाई हो सकती है, कहीं पे 3 पाई हो सकती है। इस केस में क्या होगी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के आता है एक इक्वल साइन और एक आता है कांस्टेंट, और फिर था हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। आपको पता है बच्चे कि व्हाट यू हैव टू राइट फॉर डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब था चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो लिख देते हैं इसकी जगह, मैं इसकी जगह लिखता हूं पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम में जितना चेंज हुआ। ठीक है, ओके। एफ इज इक्वल टू के। अब फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला सीधा था, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ओके, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो F इज इक्वल टू के, M कॉमन आएगा दोनों में से, क्या बचता है? V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ये आया। ओके, अब इससे क्या बनता है फाइनली? F इज इक्वल टू के M। यस, क्या V माइनस यू अपॉन टी या डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह टी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V माइनस यू अपॉन टी कहीं देखा है हमने? सुना सुना लग रहा है, लग रहा है सुना सुना, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? V माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सेलरेशन होता है V माइनस यू अपॉन टी। तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे t लिखा हो नीचे, चाहे डेल्टा टी लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता। डेल्टा टी बताता है कि इनिशियल वेलोसिटी के टाइम पे टाइम कुछ और था, फाइनल वेलोसिटी अटेन करने में टाइम कुछ और लगा, तो उसके बीच का गैप कितना हुआ, टाइम गैप इज डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम टी भी लिख देते हैं, कई बार कन्वीनियंस के हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू के एम, V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू के एम आ गया। अब प्रैक्टिकली यहां पर ध्यान रखना है आपको, प्रैक्टिकली k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या निकलता है, कि प्रैक्टिकली k इक्वल टू 1 का मतलब निकलता क्या है, मैं बताऊंगा इसका मतलब। ठीक है, तो k की वैल्यू इस केस में 1 आती है, तो F इज इक्वल टू आ जाता है 1 इंटू एम ए, दैट मीन्स F इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला निकला। अगर इसी फॉर्मूले को मैं, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है फोर्स की, किधर लगाओगे फोर्स, इधर लगाओगे उधर लगाओगे, डायरेक्शन चाहिए होती है फोर्स की। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म F वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू A वेक्टर। F वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू A वेक्टर। फोर्स वेक्टर है तो दोनों में से कोई एक चीज वेक्टर होनी चाहिए, या तो मास या एक्सेलरेशन। मास तो स्केलर होता है, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर होगी, सिंपल। ठीक है बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू M A वेक्टर। ये डेरिवेशन था, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ क्लास 9th आई कैन से। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज थी, लेकिन फॉर्मली जिसको डेरिवेशन कहते हैं वो ये था। ठीक है बेटा, तो ये डेरिवेशन भी एग्जाम में करने को आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कई बार स्टेटमेंट भी पूछते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, सिर्फ डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली दोनों लिखते हैं। जब भी आपसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछे, 1 मार्क का क्वेश्चन है सिर्फ स्टेटमेंट लिख दो, लेकिन अगर 2 मार्क का आता है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और पूरा डेरिवेशन भी करना है। अब एक बात थी यहाँ पर जो मुझे आपको बतानी थी, आपके मन में अभी तक चल रहा होगा कि सर आपने अभी बताया नहीं
कि प्रैक्टिकली k इक्वल टू 1 क्यों था, क्या था ये, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये तो खैर आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिवाइंड करके आराम से इत्मीनान से इसको नोट कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो देखिए मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिकली k इक्वल टू 1। अब पहले डिस्कस करते हैं। ये मैं इसको अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है कहीं भी, ना कोई पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना है क्या मतलब निकलता है। प्रैक्टिकली k इक्वल टू का मतलब 1 का मतलब ये निकलता है कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो था 3 kg का, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया जो मुझे पता था किसी तरीके से कि वो फोर्स है 15 न्यूटन। मान लो कि किसी ऐसी चीज से मैंने नाप लिया कि मैं कितना फोर्स लगाता हूं, मान लो ये फोर्स मैंने ना लगा, किसी मशीन ने लगाया, तो मशीन कितना फोर्स लगा रही है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपना फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपना फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे आसपास कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन मशीन जो फोर्स लगाती है वो कैलकुलेटेड हो सकती है, ठीक है, कि कितना फोर्स लगाएगी। तो 15 न्यूटन का फोर्स इसने मशीन ने लगाया और 3 kg का ये मास था। तो पता लगा कि जो एक्सेलरेशन इसको मिला, अचानक से क्या होकर रुका हुआ था, जैसे आपने 15 न्यूटन का झटका दिया एक्सीलरेट कर जाएगा, और वो जो एक्सीलरेट हुआ तो पता लगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो गया। प्रैक्टिकली ऐसा करके देखा गया, कई बार अलग अलग तरीके से करके देखा गया कि इतना फोर्स लगाया, इतना, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली 15 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से जब आप इसको सॉल्व करके देखा गया कि आपने फोर्स कितना लगाया, मास कितना ऑब्जेक्ट का था, वो तो फिक्स था, मास तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर देखा कि एक्सेलरेशन कितना हुआ उसका। तो जब इसको देखा गया तो क्या पता लगा कि फोर्स जो था वो 15 न्यूटन था, मास इंटू एक्सेलरेशन अगर मैं करूं तो 3 kg इंटू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मेरे पास 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन ही होता है, इसको मल्टीप्लाई करके न्यूटन ही कहलाती है। तो एम ए भी 15 आया, एफ भी 15 था, यानी कि एफ इक्वल टू एम ए। इससे तो ये निकल के आ गया कि जितना एफ था उतना ही एम ए आ गया। तो के कहाँ है भाई, के की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब है फॉर्मूले में के होने के बाद भी अगर उसकी वजह से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा तो ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक नंबर 5 है, आपको इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो आंसर आएगा उसमें कोई चेंज ना आए, वो इतना ही आए जितना ही है, तो क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर यही रहेगा। अब मैं बोलता हूं मेरे पास मेरे पास नंबर है 15, मुझे एक ऐसे नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करनी है जिससे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज ना आए। किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियसली 1 से। तो इसका मतलब है अगर f एग्जैक्टली उतना आता है जितना ma होता है, अगर f की वैल्यू ma के, ये आपके पास 15 था, ये 15 था, तो k कितना होगा? अगर ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या आप वो वैल्यू पुट भी कर दें और तब भी आंसर में कोई चेंज ना आए, वो 15 का 15 ही है, तो ऑब्वियसली वो 1 होगा ना। देखो हो गई। तो प्रैक्टिकली जब भी करके देखा गया कि फोर्स कितना लगाया, मास कितना था, एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो फोर्स एग्जैक्टली मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। और अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हो गए तो इसका मतलब के जो था उसकी वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, तभी ये पॉसिबल है। अगर मान लो ऐसा होता कि आपने फोर्स लगाया 15 न्यूटन और m इंटू ए बाई चांस मान लो कि m इंटू ए आपके पास 7.5 न्यूटन आया था, मान लो, तो इसके हिसाब से फिर क्या बनता? एफ स्क्वायर अगर के एम में करते तो फोर्स था 15, ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर ये 1.5 होगा तो ऐसा आ जाएगा। तो एम ए कितना आ गया? अगर मान लो इस केस में 7.5 आ गया, तो एम ए तो 7.5 आ गया, एफ 15 आ गया, तो उस केस में के कितना होता? उस केस में के 2 होता, तभी तो बराबर होते। यानी एम इंटू ए अगर फोर्स के बराबर नहीं आता तो के की वैल्यू कुछ और होती, लेकिन अगर एफ एम ए के बराबर ही आता है हमेशा, तो इसका मतलब के की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि एफ इक्वल टू के एम ए में के की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमेशा वो इस तरीके से आती है कि फोर्स जितना होता है एग्जैक्टली उतना एम ए आता है, इसलिए के हमेशा 1 हो जाता है। ये बात पता लगी बेटा? ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। तो दिस इज अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको मैंने बता दिया।
अब हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलिए कि यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फोर्सेस हैं, या कुछ ऐसे लॉ जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा लगते हैं और हर जगह लगते हैं, उनमें से एक लॉ ये है एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये यूनिवर्स में हर जगह लगता है, सिर्फ अर्थ पे नहीं, स्पेस में भी लगता है लॉ। ठीक है, राइट। तो चलिए देखते हैं। Now we have Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. अब ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ से। एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ से ही फेमस है। बहुत ही सिंपल सा इसका स्टेटमेंट, एक लाइन का स्टेटमेंट, बहुत इजी, वेरी इजी। सबसे इजी स्टेटमेंट इसी का है जो हर कोई बच्चा याद कर लेता है। मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी मेरी किसी बच्चे से बात होती है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोलता हूँ, तो अक्सर वो थर्ड बता देता है। फर्स्ट और सेकंड का स्टेटमेंट उसे याद नहीं होता, लेकिन वो थर्ड जरूर बता देता है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए इसको। तो स्टेटमेंट इसका था, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए। स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है? टू, TO2, TWO मत लिख लेना, TO2। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? सिंपल सा स्टेटमेंट, बस यही लॉ है। मतलब ये बोलता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आपको रिएक्शन भी मिलेगी उसके ऊपर। एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगी। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। हमें बहुत गुस्सा आया एक दिन, ठीक है, बहुत गुस्से में थे। हाथ हमने क्या किया, पंच बनाया, और पंच लेके गुस्से में दीवार पे मार दिया। अब क्या होगा? दीवार का ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, हाथ में चोट लग गई। एक्शन किया आपने, रिएक्शन आपको मिल गई। ठीक है, एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी मिली। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये था कि एक वो था, उसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर हम जंप करते हैं ऐसे करके, नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, आपको याद होगा शायद, क्या बोलते हैं उसको? बंजी जंपिंग। देखा हो कभी आपने बंजी जंपिंग? ट्रैम्पोलिंग, यस, द करेक्ट वर्ड इज ट्रैम्पोलिंग। ट्रैम्पोलिंग में क्या होता है? ट्रैम्पोलिंग में एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन होती है, एक रबर जैसा होता है, पतली सी शीट सी होती है, उसके ऊपर जंप लगाते हैं, है ना? आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर जंप लगाया, जंप, एक्शन। फिर ट्रैम्पोलिन ने क्या किया, आपको पीछे भेज दिया, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। यही तो लॉ है। एक्शन करोगे तो रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, और वो अपोजिट होगा और इक्वल होगा, इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा, यानी उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, मेरे पास एक बॉल थी A, एक बॉल थी, ठीक है, और एक बॉल थी B। जैसा आपने देखो स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर, बिलियर्ड्स भी बोलती है, पूरा ऐसे करके एक बड़ा सा पूल बोलते हैं, सिंपली पूल खेल रहे, ठीक है, स्नूकर बोलते हैं बेसिकली टेक्निकली। तो आपने ऐसा करके, ये पूरा रेक्टेंगुलर होता है, ग्रीन से कलर का कारपेट सा होता है, उसके ऊपर बॉल्स होती हैं एवरी की बनी हुई, ठीक है, व्हाइट से एक बॉल होती है, बाकी कलरफुल होती है, देखा होगा आपने। लंबी सी एक स्टिक से लेकर उसका यूं मारते हैं। अब क्या हुआ, ऐसी दो बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, जो पूल की टेबल होती है ना, वो काफ़ी कम फ्रिक्शन वाली होती है, बहुत ईजिली चली जाती है, बहुत आराम से लुढ़कती हुई चली जाती है। तो फ्रिक्शन की हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। तो एक बॉल A थी, एक बॉल B थी, वी हैव टू बॉल्स। तो A बॉल जो थी, एक्चुअली क्या हुआ, ये इधर मूव कर रही थी, FA, मतलब बेसिकली क्या हुआ, फोर्स भी छोड़ दो, ये इधर मूव कर रही थी इसके साथ, ठीक है बेटा, और ये इधर मूव कर रही थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अब जैसे ही अपोजिट आएंगे तो फिर क्या होगा, दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, कोलाइड करने के बाद ये होगा कि बॉल A इधर जाएगी और बॉल B इधर जाएगी,
यही तो केस होगा, ए बॉल ये थी, बी बॉल ये, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, तो आएंगे टकराएंगे और टकरा के उल्टा चली जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ चेक करो कि मैं यहाँ क्या बताता हूँ। ये तो थी इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी, इसको मैं यूए बोलूंगा, इनिशियल वेलोसिटी इससे जा रही थी, ये इनिशियल वेलोसिटी बी से जा रही थी। यूए इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, यूबी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी बॉल। यहाँ बीच में क्या हुआ है, जब वो टकराए, जैसे ही टकराए बी वाले ने ए पे फोर्स लगाया और बी वाले ने ए पे फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, इसको बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी। ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया। जो मैं पहले लिखता हूं ना, पहले अगर मैं लिखा है एफ ए बी तो ए पहले आया, तो ए पे फोर्स लगाया और किसने लगाया, बी ने लगाया। जो पहले लिखा होता है उस पर फोर्स लगता है और जो बाद में लिखा होता है वो फोर्स लगा रहा होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एफ ए बी ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पास एफ बी है, फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय। अब देख के क्या पता लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो इस केस के हिसाब से हमारे पास एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप एरो लगा दें इसके ऊपर तो उससे डायरेक्शन पता लग जाती है, ये पता लगता है कि इनकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एरो होना चाहिए। भाई दोनों एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर 3 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया तो 3 न्यूटन का फोर्स उसने भी लगाया है, दोनों ने बराबर लगाया, तो वैल्यू बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। अब एक्शन किसने किया, रिएक्शन किसने किया, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, तो मैं उसको बोलता हूं कि ए ने बी के ऊपर एक्शन किया। बी ने क्या रिएक्शन किया, बी ने उसको ए को पीछे धकेल दिया, ए आया बी ए था, ए ने इसके ऊपर टकराया, एक्शन किया, और फिर बी ने क्या किया, इसके ऊपर रिएक्शन किया और ए वापस, है ना, तो एक्शन रिएक्शन इस तरीके से हुआ। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, ये इसका मतलब है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बस एक तो एग्जांपल आपको लास्ट में बता रहा हूँ, उसको फटाफट से आप सुनिएगा और उसके बाद एनसीईआरटी में ढंग से आपको पढ़ना है, तो न्यूटन्स के सारे लॉ आपके खत्म हो जाएंगे आज, और उसके बाद आपको उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट सोचने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ स्विमिंग का। जब हम स्विमिंग करते हैं, आप नहीं जानते हो स्विमिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भाई आपने स्विमिंग करते हुए तो देखा है किसी को, हमने एक आइडिया, हमको आइडिया तो है ना स्विमिंग कैसे होती है, भले करी नहीं है, ठीक है, कि क्या होता है, स्विमर जो होता है वो अपने हाथ से पानी को पीछे धकेल रहा होता है, पानी गया पीछे और आप गए आगे। दिस इज व्हाट एक्शन, एक्शन किया आपने पीछे और रिएक्शन से क्या हुआ, आप आगे बढ़ गए। जितनी तेज तेज चलाओगे उतनी तेज तेज आगे जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन ये हो गया हाथ से पीछे करना पानी को, और रिएक्शन से आप आगे जा रहे हैं। दिस इज एक्शन रिएक्शन। बर्ड्स भी ऐसा ही करती है। बर्ड्स अपने पंखों को जब यूं करती है, अपने विंग्स को जब यूं करती है, तो एक्शन किया उन्होंने नीचे, एयर को नीचे धकेला और उसकी रिएक्शन से वो ऊपर उठ जाती है। ऐसा ही होता है जब बोट चला रहे होते हैं, और बोट कौन सी वाली, ऐसी वाली बोट, रोइंग बोट जो होती है, उसको रो जब कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको आप क्या करते हैं, पीछे करते हैं, तो बोट आगे चलती है। इसका मतलब है एक्शन किया अपने पीछे की साइड पे और रिएक्शन मिली आगे की ओर। ये सारे के सारे एग्जांपल है हमारे पास एक्शन रिएक्शन लॉ के। एक और बढ़िया एग्जांपल एक्शन रिएक्शन लॉ का, अगर मैं बोलता हूं कि जमीन पे खड़े हुए जंप करो, जमीन पे आप खड़े और आपको जंप करना है, तो क्या होगा, आप पहले जमीन को प्रेस करते हैं, आपको लगता नहीं है क्योंकि हमें हैबिट है बहुत आराम से इस काम को करने की, लेकिन हमें ये पता है कि आपको पहले दम लगाना पड़ता है जमीन पे और उसकी रिएक्शन से फिर आप ऊपर कूदते हैं। एक्शन हो गया आपका जमीन को प्रेस करना, ग्राउंड को प्रेस करना इज एक्शन एंड द रिएक्शन इज जंपिंग, ठीक है बेटा। और आप सोच के देखिए, अगर क्विक सैंड हो, दलदली जमीन हो, उसके ऊपर अगर मैं आपको कहूँ जंप करो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे आप इस पर फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं खिसक जाती है, तो फोर्स ढंग से लग ही नहीं पाता। जब एक्शन ढंग से नहीं हुआ तो रिएक्शन अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो आप जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। और ढंग से पढ़िए, बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल सोचिए, बहुत एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, बहुत, वी हैव n नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है बेटा। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, एंड न्यूटन्स जो 3 लॉ हैं आपके पास, इसको बहुत ढंग से आप याद रखिए, आप मोमेंटम अच्छी तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बढ़िया बढ़िया खूबसूरत न्यूमेरिकल बनते हैं उसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।